हेलो, गुड आफ्टरनून। आज जनजाति जो अपनी देखते हैं अपन लोग, वो गौंड जनजाति देखते हैं। ये मध्य प्रदेश की जनजाति है, गौंड। और इसके बारे में बात करते हैं तो पहले गौंड जनजाति का थोड़ा सा इतिहास देख लें कि गौंड जनजाति का इतिहास क्या है और गौंड जनजाति कहाँ रहती थी मध्य प्रदेश में। तो गौंड मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। ये आदिवासी है, महत्वपूर्ण जनजाति है, जो प्राचीन काल में उस क्षेत्र में रहती थी जिसमें गोंडवाना लैंड कहते, जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, उस क्षेत्र में ये जनजाति रहती थी। यह एक स्वतंत्र जनजाति थी, आज़ाद जनजाति थी और स्वतंत्र जनजाति थी, जिसका अपना एक राज्य था, इसका अपना एक राज्य था, राजा था, और जिसके 52 गढ़ थे। ये 52 गढ़ों पर राज करती थी, छोटी छोटी गढ़ियाँ होती थी, तो 52 गढ़ों पर ये राज करती थी। भारत, मध्य भारत में 14 से 18वीं शताब्दी तक, 14 से 18वीं शताब्दी तक, ठीक है। इस समय अंग्रेज भी आ गए थे। अंग्रेज अभी 14 में तो नहीं आए थे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज आ गए थे। तो 14 से 18वीं शताब्दी तक इनका राज्य रहा मध्य प्रदेश के गोंडवाना लैंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। जबकि मुगलों और मराठों शासकों ने इन पर आक्रमण किया। 14 से 18 शताब्दी में इस पीरियड में जो है मुगलों और मराठों ने, दोनों ने इन पर आक्रमण किया, इनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और इन्हें हरा दिया और अधिकार कर लिया, और इस जनजाति को घने जंगलों की ओर खदेड़ दिया, पहाड़ों की ओर खदेड़ दिया। तो ये जनजाति अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और पहाड़ों में भागकर जाकर छुप गए, वहीं जाकर इन्होंने शरण ली, ठीक है, और वहीं पर ये बस भी गए। कुल गोंडों का लगभग 50% मध्य प्रदेश में रहता है। 50% गोंड जो है, गोंड जनजाति जो है, वो मध्य प्रदेश में रहती है। तो इनका ये तो है इतिहास, जो पूर्ण रूप से हमने आपको बताया। अब हमको करना है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इनका। तो सबसे पहले हम इनका हैबिटेट, निवास यानी हैबिटेट देखते हैं कि अब ये पहले राजा थे, एक जगह राज करते थे, इनका शासन चलता था। मुगलों और मराठों से ये हार के जंगलों में भाग गए। अब जंगलों में भागने के बाद इनका जो जीवन कैसा रहा और इन्होंने किस जीवन शैली को अपनाया, फिर जो आदिवासी बन गए तो इन्होंने किस जीवन शैली को अपनाया और किस तरीके से ये रहते हैं, और इनके क्रियाकलाप सामाजिक और आर्थिक कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। तो पहली हेडिंग अपनी है हैबिटेट। इनका निवास क्षेत्र को देखते हैं कि इनका निवास कैसे कैसे होते हैं। तो गोंड जनजाति के वर्तमान निवास स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के पठारी भाग हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी पठारी भाग हैं, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में ये जनजाति रहती है, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और मंडला के जिले शामिल है। ये जिले जो है शामिल है, इस क्षेत्र में ये जनजाति मिलती है। छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण में दुर्गम क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसके जो दक्षिण है वहाँ पर दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम इसमें लिखा है, दुर्गम क्षेत्र कहते हैं उसे। दुर्गम यानी बहुत विविधता भरा कठिन क्षेत्र है, ठीक है। तो बहुत दुर्गम क्षेत्र है जिसमें बस्तर जिला शामिल है। और बस्तर जिला देखना नक्सली समस्या से भी पीड़ित है, या नक्सल भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बस्तर जिला है, इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ और गोदावरी एवं बेनगंगा, एक नदी है जो इस क्षेत्र से निकलती है, उसका नाम बेनगंगा है। तो बेनगंगा नदियों के पर्वतीय क्षेत्रों के अतिरिक्त बालाघाट वही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, मैग्नीज मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और रायसेन जिले, यहाँ पे भी गोंड जनजाति मिलती है।
इस क्षेत्रों में भी। अच्छा, इनका सर्वाधिक जमाव मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती, जो मध्य प्रदेश के बीच में जो पहाड़ी और वनों से छाया हुआ क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ वन ज़्यादा है, जंगल ज़्यादा हैं, उस क्षेत्र में, ठीक है। तो पठारों पर और सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में, सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसमें, तथा दक्षिणी अगम्य क्षेत्र जहाँ पर लोग जा नहीं सकते, जहाँ पर बहुत घनी वनस्पति है, अगम्य क्षेत्र है, बिल्कुल जाना ही समझ लो कि दूभर है। वहाँ आदमी ना तो बस जाएगी, ना ट्रेन जाएगी, ना कोई रोड है, कुछ भी नहीं है, जंगली इलाका है पूरा, ठीक है। तो अगम्य क्षेत्र में पाया जाता है, उन क्षेत्रों में जहाँ लोग जा नहीं सकते, घुस नहीं सकते। इनका निवास क्षेत्र अगर हम अक्षांश देशांतर के आधार पर देखें तो इनका निवास क्षेत्र जो है वो 17 डिग्री 46 मिनट से 23 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। 17 डिग्री 46 मिनट से 23 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 80 डिग्री 15 मिनट से 82 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट से 82 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये लोग रहते हैं। ये ज्योग्राफिकल इनका कंडीशन है हैबिटेट का, रहने का, ठीक है। तो अक्षांश देशांतर के आधार पर तो अब ये देखो 17 उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, 17 डिग्री, ठीक है, और 17 डिग्री से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और मकर रेखा कहाँ निकलती, कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, 23.5 डिग्री से। तो सीधे सीधी जो कर्क रेखा जो है उस पे ये उसके दक्षिण की तरफ इनका निवास है, सीधा सीधा सा। ये आप ऐसा लिख भी सकते हैं, आपको अगर कुछ याद ना रहे तो फिर ये भी लिख सकते हैं कि कर्क रेखा के दक्षिण में की तरफ इनकी ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। ऐसा भी लिख दोगे तब भी वो एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। और सही भी है, जहाँ तक की है कि वो उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा। अच्छा, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो 82.5 डिग्री तो हमारी स्टैंडर्ड लाइन ही है, ठीक है। तो 80 डिग्री 15 मिनट से और 82 डिग्री, 82.5 डिग्री तो देखिए साढ़े स्टैंडर्ड लाइन ही है, तो बिल्कुल लगभग मध्य 15 मिनट, 82 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, लगभग देश के बिल्कुल बीच के इलाके में है, बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल पूरे देश के बिल्कुल बीच के इलाके में ये गौंड जनजाति रहती है। अब अपनी अगली हेडिंग जो आती है अपनी, वो आती है वातावरण संबंधी परिस्थितियाँ। अब इस जनजाति, ये जो जनजाति गौड़ है, गौड़ जनजाति है, ये किस प्रकार के वातावरण में रहती है। तो ये जो जनजाति है ये वातावरण संबंधी परिस्थितियों में, इसमें है कंडीशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो गौड़ का निवास क्षेत्र पूर्णतः पहाड़ी और वनों से, जंगलों से ढका एरिया है। ये इस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पूर्णतः पहाड़ी और वनों से ढका एरिया है। अच्छा, इस प्रदेश की जो मिट्टी है, ये जिस प्रदेश में ये लोग रहते हैं, इस प्रदेश की जो मिट्टी है वो लाल है, कहीं लाल भूरी है, पथरीली बलुई भी है। इस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें अधिकतर मोटे अनाज पैदा किए जा सकते हैं, बस ज़्यादा फसल अच्छी पैदा नहीं की जा सकती है, गेहूँ धान मान नहीं, सिर्फ मोटे अनाज पैदा किए जा सकते हैं। और जो कुछ नीचे की तरफ मैदानी भाग हैं, इनमें ये मिट्टी जो छटके आती है, इसमें कांप मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो और जो भूरे और काले रंग की होती है, कांप मिट्टी होती है, इन्हीं से छटके आती है। जो हमने एरोजन वगैरह आपको पढ़ाया था, तो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं और निचले इलाकों में जमा करती हैं, तो वहाँ कांप ऐसी प्रकार से, तो ऊपरी भागों से जो नदियाँ और पानी आ रहा है वो निचले इलाकों में कांप मिट्टी जमा कर रहा है, तो उस कांप मिट्टी का रंग भूरा और काला होता है, ठीक है, दोनों मिक्स होता है। इसमें धान और गेहूं की खेती की जाती है, इस वाले क्षेत्र में धान और गेहूं की खेती की जाती है, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।